जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ का विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, 2022 का चुनाव दस्तक दे चुका है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कौन टक्कर देगा, इसकी भी चर्चाएं चारों तरफ शुरू हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी जो बताई जा रही है वो समाजवादी पार्टी की कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में यहाँ पे जो है कस के मुकाबला होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। इस वक्त हम बात करेंगे बाराबंकी, जो कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लखनऊ से मिला हुआ ज़िला है, बड़ा इम्पोर्टेंट ज़िला है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी हमेशा से सैफई और इधर से अगर उसकी इटावा के साथ बाराबंकी से अपने चुनाव की शुरुआत करती रही है। समाजवादी पार्टी इसलिए यहाँ से शुरुआत करती रही कि समाजवाद के पुरोधा राम सेवक जी का ये ज़िला है और मुलायम सिंह हमेशा से उनको अपना गुरु भी मानते रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है। लेकिन इस वक्त इस जो बाराबंकी में कहा जा रहा है कि हर सीट के ऊपर कई दावेदार आ गए हैं और सभी कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है तैयारी करने के लिए। ऐसे में कैसे मुकाबला होगा, कौन आएगा, ये अभी संशय का विषय बना हुआ है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, उस विधानसभा क्षेत्र की जहां से पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ चुके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से पूर्व मंत्री कद्दावर नेता अरविंद कुमार सिंह गोप चुनाव लड़ते रहे हैं, वो विधानसभा क्षेत्र जहां से पूर्व स्वर्गीय सुरेंद्रनाथ अवस्थी पुत्तू भैया जैसा ज़बरदस्त नेता चुनाव लड़ता रहा। सुंदरलाल दीक्षित की वो कर्मस्थली रही है, विधायक रहे हैं सुंदरलाल दीक्षित। वर्तमान में वहाँ बैजनाथ रावत जो है वो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की लहर में जीते थे। हालांकि इस बार उनके ऊपर भी बहुत उंगलियां उठ रही हैं कि उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें वो जनता से उनका ख़ास जुड़ाव नहीं रहा, बहुत ही कमज़ोर टाइप के विधायक साबित हुए। अब इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टिकट देती है या बदलती है, लेकिन अभी फ़िलहाल दावेदारी उन्हीं की वहाँ से नज़र आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक यहाँ से जो रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रामसागर रावत जी के सुपुत्र राममगन रावत जी, उनकी तगड़ी दावेदारी है। अभी एक बाहर से प्रत्याशी आए हैं वहाँ पे, गौतम रावत, लेकिन कुछ वक्त में उन्होंने वहाँ अपना आवाज़ भी बना लिया और ज़बरदस्त तरीके से कंपेयरिंग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी के निर्देश पे वो यहाँ काम कर रहे हैं और टिकट उन्हीं का होगा। अब टिकट किसका होगा तो समय बताएगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि दोनों की दावेदारी क्या क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश, सीधा सवाल सीधा जवाब। आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं गौतम रावत जी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है बाराबंकी की, हैदरगढ़, जहाँ से मुख्यमंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, जहाँ पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप साहब और बहुत ही बड़े नेता थे सुरेंद्रनाथ अवस्थी पुत्तू भैया, सुंदरलाल दीक्षित, इन महत्वपूर्ण लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है हैदरगढ़। और वहाँ से इस बार बहुत कस के जो है दावेदारी ठोकी है गौतम रावत जी ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, आप राजनीति में कैसे आए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई आपका। और आज एक माध्यम मिला जिसके माध्यम से आपको और सभी को अवगत करा दूं, बता दूं कि मैं बहुत ही छोटे परिवार से रहा, एक किसान परिवार से रहा। कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं है मेरा कि कोई बहुत बड़े रईस घरों से हूँ या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी किया है अपने दम पे किया है, अपनी मेहनत से किया है और अपने परिश्रम से किया है। शुरुआती शिक्षा हमारी केकेसी से हुई है और केकेसी शिक्षा लेते हुए राजनीति में भी काफ़ी रुचि शुरू से रही और नेताजी से भी मैं काफ़ी प्रभावित था, माननीय मुलायम सिंह जी से। और उसके बाद जब 12 में ये चुनाव हुआ विधानसभा का और पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को देखा, तो एक मन में काफ़ी जिज्ञासा हुई, काफ़ी खुशी हुई कि क्यों ना चुनाव की ओर हम भी बढ़ें और धीरे धीरे प्रयास करें
आज वो समय आया। इसी समय के बीच में अभी जैतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हुआ, जिसमें हमारे रिलेटिव गौरव रावत चुनाव जीते। उसमें काफ़ी सक्रियता से मैं उसमें लगा चुनाव में, तो और अधिक उधर इंटरेस्ट बढ़ा चुनाव की तरफ। तो ये हुआ। और बगल की सीट हमारे हैदरगढ़ जैतपुर से लगी हुई सीट थी। सुरक्षित सीट के नाते मैं हैदरगढ़ की तैयारी अपना करने लग गया। और इस तैयारी के करते हुए बीच में मैंने बात की कि भाई तैयारी तो करने निकल पड़ा हूँ और टिकट की भी बात की जाए। टिकट की बात मैंने करने के लिए अपने मित्र हैं और पुराने जानने वाले काफ़ी नेताओं की पैरवी भी मैंने की, जिनसे बात हुई। तो कहा मेहनत कीजिए आप, और मेहनत करेंगे तो अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। हैदरगढ़ इतने लोगों के मतलब जो है विधानसभा क्षेत्र रहा है जी। पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी भी और इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से रहे। आप हैदरगढ़ पहुँचे हैं, क्या प्रमुख समस्याएं वहाँ दिखाई दी हैं आपको, और चुनाव में क्या वो मुद्दे रहेंगे आपके? बहुत सी समस्याएं अभी भी हैदरगढ़ में हैं, क्योंकि वहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ चुके हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़े। उसके बावजूद जो हैदरगढ़ को चाहिए था वो चीज़ें अभी भी नहीं मिल पाई हैं। जैसे एक टेक्निकल शिक्षा के लिए बढ़िया एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, बड़ा कॉलेज होना चाहिए, एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, अगर नहीं ज़्यादा बहुत बड़ा तो 100 बेड का कम से कम एक हॉस्पिटल होना चाहिए। बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो गाँव में अभी इस समय बारिश के टाइम पे जल भराव की भी बड़ी समस्याएं रही। लोगों का आना जाना प्रभावित हो रहा, ना वहाँ पर अब ठीक से रोडें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आके 2014 में बैठी है तब से लेके अब तक के किसी भी एक रोड पे ना। हैदरगढ़ जो है किसानों का क्षेत्र रहा है जी। इस वक्त पूरा प्रदेश में किसानों की हालत बहुत ख़राब है, खासकर वहाँ पे गन्ना मिल भी है। गन्ने का जो मूल है और गन्ने का जो अभी तक बकाया है वो नहीं मिल पा रहा है। कई समस्याओं से जो है वो जूझ रहा है प्रदेश। हैदरगढ़ खासकर प्रभावित क्षेत्र है। आप क्या वहाँ पे जाने के बाद किस तरीके का संघर्ष किसानों के साथ करेंगे, और इस चुनाव में जो आने वाला विधानसभा का चुनाव उसमें किसानों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, किसानों की भूमिका तो पिछले 1 साल से देखी जा रही है। इन 3 काले कानूनों द्वारा किस तरीके से किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित, अपमानित करने का काम किया है। आज पूरा जाड़ा बीत गया, पूरी गर्मी बीत गई, सब कुछ काट के फिर भी धरने पे बैठा है किसान। क्या कसूर था आज उन पे इस तरीके का थोप दिए हैं? तो भाजपा तो कहती है कि वो किसान है नहीं। हाँ, भाजपा को तो आतंकवादी दिखते हैं, पाकिस्तानी दिखते हैं, खालिस्तानी दिखते हैं, इसके अलावा किसान कहाँ दिखते हैं? किसान तो वही दिखते हैं जैसे अडानी और अंबानी, वही इस देश की धरोहर हैं और उन्हीं की चाटुकारी करके आज देश को इस नौबत पे ला के खड़ा कर दिए, इस मुसीबत में लोगों को डाल दिए हैं। महंगाई इस चरम सीमा पर हो गई है कि आम जनमानस का जीना मुश्किल हो चुका है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी पूरी विफल राजनीति की है अभी तक। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे। आज बताइए, 15 लाख से आई हुई सरकार, 15 लाख के वादे से आई हुई सरकार, और आज 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ा कर दी है भारतीय जनता पार्टी। इस गरीब किसानों को, जवानों को हर तरीके से पीड़ा का एक वो करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। आज डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, क्या नहीं महंगा है। एक तरफ से अगर लिस्ट बना के देखी जाए तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो 2 गुने से 3 गुने ना महंगी हो। मंदिर तो बन गया, राम मंदिर बन गया है। हाँ। और भाजपा को उम्मीद है कि राम मंदिर 3 तलाक जैसे मुद्दे उनको बहुत फायदा देंगे। बस उसी तरीके के मुद्दे उनको फायदा देंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम हो सके। आप 3 तलाक पे रख लीजिए, चाहे आपके मंदिर मुद्दा तो अपना गवर्नमेंट से इससे कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था और मंदिर अब तक के बन जाना चाहिए था। जिस हिसाब से जब निर्णय आ चुका था तो मंदिर बनने में इतनी देरी क्यों? और मंदिर बनने में सबसे बड़ा भाजपा के पास आगे कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा कि हिंदू मुस्लिम कैसे कराया जा सके। इसलिए अब आज इतना लेट हुआ है
ना तो अभी काम हुआ है। मंदिर के नाम पर 5 ईंट रख के उसका शिलान्यास किया गया कि हाँ शिलान्यास किया, बाकी सब वैसे ही तो भाजपा तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बता रही है, वो तो 1 नंबर प्रदेश भी बता रही है जी। अब ये बताइए 1 नंबर प्रदेश किस तरीके से, उत्तर प्रदेश को रख लीजिए चाहे आप देश को रख लीजिए, इससे पहले कितनी योजनाएं सब हुई जिस पे सब हर एक को लाभ हुआ, किसानों को, गरीबों को आवास मिले, रोजगार मिले, सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी के आने से किस तरीके से रोजगार से बिल्कुल विमुख होकर आज आदमी युवा सब घरों में बैठा है, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है जिस पे कोई ध्यान नहीं है, सिवाय अडानी और अंबानी, इनके अलावा और कुछ इस सरकार को ना दिख रहा है और ना ही कुछ ये सरकार इनके अलावा करना चाहती है। नहीं किया तो अभी अडानी एयरपोर्ट के पास 15,000 करोड़ की मार्फिन पकड़ी गई। जी पकड़ी गई। आज कोई मीडिया, कोई वो दिखाने की इसकी क्षमता नहीं, क्योंकि सरकार ने सारा चैनल, सारा सिस्टम, सारा मीडिया सब खरीद रखा है। इस वजह से आज सच्चाई, इतनी बड़ी सच्चाई, इतने बड़े लेवल पर ये हुआ तो उसको ना तो अपराधी दिख रहा है। हैदरगढ़ में जो पूर्व विधायक थे वहाँ के रामगन रावत जी, जो पूर्व विधायक हैदरगढ़ से थे, जी वो खुद भी विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी बाराबंकी से कई बार सांसद रहे हैं। तो क्यों लग रहा है आपको उनको पार्टी टिकट नहीं देगी, आपको टिकट दिया जाएगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने उन पे करीब मेरे हिसाब से और 42 साल पूरा दांव लगाई है। 4 बार सांसद जी रहे हैं पिताजी उनके, रामसागर रावत जी, और 3 बार वो विधायक भी रहे हैं। उसके बाद ये जैतपुर से भी 2.5 साल समथिंग, 2.5 साल 3 साल उपचुनाव लड़ने के बाद जैतपुर से विधायक रहे हैं रामगन रावत जी, और 5 साल माननीय अरविंद सिंह गोप जी के चुनाव के जस्ट बाद सीट का परिसीमन हुआ और 5 साल वो भी वहाँ पर विधायक रहे। तो ये एक रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये लगा कि सुरक्षित सीट है और मुझे अवसर इस चीज़ का अगर मिल रहा है तो मैं क्यों ना वहाँ से चुनाव लड़ूँ। ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी कि मेरा टिकट होगा या मिलेगा या जो भी है। अगर हम ग्राउंड लेवल पर मेहनत करते हैं तब जाके टिकट की दावेदारी करते हैं। अच्छा, तो मैं 2 साल पहले से ही, आज 2.5 साल हो रहा है, उपचुनाव के जस्ट बाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाके मिला, इस पर बात भी की टिकट की, कि तो उन्होंने पूरी बात रखी कि अपनी मेहनत अगर करनी है तो अभी से जाके मेहनत करो। तो जब 2 साल है, आपको 2 महीने दिखने चाहिए कि 2 साल को 2 महीने देख के अगर मेहनत करोगे तो वक्त आने पर आपको टिकट मिलेगा। आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, फील्ड में जाइए। तब से मैं बराबर फील्ड में। अच्छा, एक लेवल जो लग जाता है कि बाहरी प्रत्याशी, जी मतलब इस उससे आप कैसे पार पाएंगे? जी पार मिल गया है। देखिए, एक बाहरी प्रत्याशी का और एक बाहरी शब्द का यूज़ तो शुरुआत में किया काफ़ी, भाई पूर्व ने भी और भी लोगों ने, कि भाई बाहर के प्रत्याशी हैं, वहाँ कहाँ ढूंढेंगे जाके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बाहर से कहीं से नहीं हूँ। मैं सदर विधानसभा बाराबंकी का ही वो हूँ, रहने वाला, और कहीं बाहर का नहीं। अगर ये ज़िले में एक दूसरी विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाया जाए और उसको अगर कोई बाहर का प्रत्याशी इसीलिए आपने अपना आवास भी बना लिया। जी तो वह हमने कहा ये जो बाहरी शब्द खत्म हो जाए। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि टिकट के लिए, जी मतलब जो टिकट की दावेदारी को लेकर जो आपकी पार्टी में अंतरकला है, जी, मतलब अब वो टाइम आ गया ना जब आप बाहरी विपक्षी पार्टी से लड़ेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी भी है, सत्ता में भी है, और उसकी जो संगठनात्मक तैयारियां हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और आपके यहाँ आपस में ही अभी तक विवाद हो रहा है टिकट को लेके, आपस में लोग लड़ रहे हैं, इससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, टिकट को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी कुछ अपना नहीं तय किया है। टिकट की मारामारी उसमें भी है। तो ये सब सारी चीज़ें तो दोनों पार्टी में है, और गुटबाजी या आपस में ये रहा तो हर एक सीट पे कई दावेदार हैं, तो अपना अपना प्रचार प्रसार प्रदर्शन, अपनी अपनी तैयारी
तो ये तो सब करना स्वाभाविक है कि एक एक टिकट पे भाई टिकट तो एक ही को मिलेगा। अच्छा, 2012 का जो चुनाव हुआ था जी वो आपकी पार्टी ने बाराबंकी में अरविंद कुमार सिंह गोप साहब के नेतृत्व में लड़ा था, 6 की 6 सीटें मिली थी। जी जी 17 का जो चुनाव हुआ उसमें पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। जी जी इस बार जो 22 में चुनाव होने जा रहा है, जी जी इस बार क्या हो रहा है कि आपके यहाँ आपस में ही सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जी जी जिसकी वजह यह है कि जो कार्यकर्ता या छोटा पदाधिकारी है या जो भी प्रत्याशी है वो सारे नेताओं से मिलने की बजाय वो चुपचाप अकेले जो है वो क्षेत्र में जाना ज़्यादा पसंद कर रहा है। इसका नुकसान नहीं होने जा रहा है पार्टी को? नहीं नहीं, देखिए, रही बात गोप जी के समय में 2012 की, तो 12 में 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। उन्होंने शानदार अपना प्रतिनिधित्व किया। जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पूरी 6 की 6 सीटें जीती गई। रही बात 2017 की, तो ये बता दें आपको, नुकसान तो तभी होता है जब कोई किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज को झूठ बोलकर, भारतीय जनता पार्टी 2014 में 15 लाख के वादे से आई थी। 15 लाख के वादा, अगर इतना बड़ा वादा करके, इतना बड़ा झूठ बोल के अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कोई भी पार्टी होती, अगर 15-15 लाख का वादा अगर प्रति व्यक्ति कर दे तो कोई भी पार्टी आ सकती है। इसमें कौन सी बड़ी ऐसी बात है? अगर देखा जाए कि पूर्ण बहुमत से पूरे भारत में, तो झूठ के दम पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार, दूसरी बार चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता देखती है काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। सारे वादे, सारे उनके वो सब खोखले रहे। तो इस बार जो आप लोगों का एक शीर्षक चल रहा है, एक टाइटल चल रहा है, हम आएंगे, जी, तो क्या आप आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। 351 प्लस से आ रहा है। तो ये थे गौतम रावत, जो अपने आप को दावेदार बता रहे थे, मजबूत दावेदार बता रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे वो हैदरगढ़ में जो है जन समर्थन जुटा रहे हैं। तो वहीं एक पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के, बहुत उनके पिताजी 4 बार के सांसद रहे हैं और खुद 2 बार के विधायक रहे हैं, राममगन रावत साहब। उनकी दावेदारी है कि चुनाव तो वही लड़ने जा रहे हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा हमारे संवाददाता ने, तो उनका कहना था, आपकी पार्टी में इस बार टिकट को लेकर हर विधानसभा में घमासान मचा है। गौतम रावत भी हैदरगढ़ से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर वो यहाँ का दौरा कर रहे हैं? कोई घमासान नहीं मचा है। पूरे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जो हैदरगढ़ के हैं और पूरा संगठन हमारे साथ है। हम दौड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर जाओ लोग ये चाहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। हमारा कार्यकाल भी देखे, मौजूदा विधायक का भी कार्यकाल देख रहे हैं, तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ठीक है, कौन बेहतर सेवा कर सकता है, किसने बेहतर सेवा किया है। इसलिए दावेदारी करना अलग बात है, और पूरे प्रदेश में लोग फार्म भरे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है। चुनाव हम ही लड़ेंगे। कार्यकर्ता और नेता सभी यहाँ के जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के पिछड़े हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं। इस आधार पर आपको टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, जो पिछला हमारा कार्यकाल था 5 साल का, उसमें हमने जनता की सेवा की, और जहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ था, सड़कें बनवाने का काम, चाहे ये रारी नदी पे पुल बनवाने का काम हो, चाहे अस्पताल बनवाने का काम हो, चाहे बिजली के केंद्रों को बनवाने का काम हो, सभी तरह की जो समस्याएं थी बहुत ज़रूरी थी, उस पर काम करने का मैंने काम किया। लोग चाहते हैं, जनता चाहती है हैदरगढ़ की कि इनसे बेहतर कोई काम नहीं किया है, क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं मौजूदा सरकार से, और पूर्व में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उस कार्यकाल में बहुत काम किए और बहुत काम हुआ है। जनता की सेवा बेहतर हुई है।
और लोग इसीलिए चाहते हैं कि हमें पुनः यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए और लोगों का भारी बहुमत से आशीर्वाद मिलने जा रहा है।